गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आपको पिछले कल आपको मिल गया था जून पार्ट वन का वीडियो। आज जून पार्ट टू के बारे में बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। उसमें एक अपडेट भी दूंगा। जो आप लोग एंटोनियो पोस्टे के बारे में बोल रहे थे, वो आपकी बात सच थी। मैंने अपडेट नहीं करा था, वो पुरानी न्यूज़ थी, इस कारण से आई एम सॉरी। आगे मिल जाएगा वो न्यूज़, तभी आपके लिए वो बता दूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे। आप प्लीज़ जाके जून पार्ट वन भी देख लीजिएगा। वेरी गुड। इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो पहला, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश बाय येले सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। टोटल कंट्रीज 180। इंडिया का रैंक कितना है? 176 रैंक है। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर कितना है? 27.6 है, मतलब 100 में से 27.6 है। सरपासिंग ओनली, किससे पीछे है, मतलब किसको पास करके रखा हुआ है? पाकिस्तान से आगे है, वियतनाम से आगे है, लाओस से है, म्यांमार से। ये याद रखिएगा। फर्स्ट पे कौन है? एस्टोनिया है, 75.3 स्कोर है ईपीआई स्कोर। सेकंड लग्जमबर्ग, थर्ड जर्मनी, फोर्थ फिनलैंड, फिफ्थ यूके। लास्ट कंट्री है 180 वियतनाम। अब देखो, इंडिया इज नाइबरिंग कंट्री। आप पूछने का तरीका बदल दिया रैंकिंग में। आप पूछेगा टॉप बाय एशिया कौन किया है इंडिया एशिया में, तो 101 रैंक है भूटान का, 131 श्रीलंका का, 154 है चाइना का, 165 है नेपाल का, 171 है अफगानिस्तान का। अब देखो, ये चार न्यूज पूछ सकता है आपसे कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में बताओ अफगानिस्तान का रैंक कितना है? 171 है। बांग्लादेश का कितना है? 175 है। म्यांमार 177 है। पाकिस्तान 179 है। और अपना भारत कितना रैंक है? 176 है। तो नीचे से आपके 4-5 ये पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत का भी बुरा परफॉर्मेंस इस जगह है। ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 कौन सा एडिशन है? 18वां एडिशन है, 18th एडिशन है। पब्लिश बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। टोटल कंट्री 163। इंडिया का रैंक कितना है? 116 है। 2023 में कितना था? प्रीवियस ईयर 126 था। तो इंप्रूवमेंट हुआ है 10 पोजीशन का। फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड 2008 से टॉप कर रहा है, देख लो कंटिन्यू। सेकंड आयरलैंड है। थर्ड ऑस्ट्रेलिया है। फोर्थ न्यूजीलैंड है। फिफ्थ सिंगापुर है। लास्ट कौन है? मतलब 163 रैंक पे कौन है? यमन है। अब आओ इंडियाज नाइबर कंट्री, 21st पे कौन है? भूटान है। सबसे परफॉर्मेंस बाय एशिया में सबसे बढ़िया है भूटान। नेपाल का रैंक 80, बांग्लादेश का 93, श्रीलंका 101, पाकिस्तान 140। देखो, पाकिस्तान भी हमसे ग्लोबल पीस इंडेक्स में बढ़िया है, दुखद की बात है ये। 148 में म्यांमार है, 168 पे अफगानिस्तान है। म्यांमार में भी आपको पता है कि सैन्य शासन है, फिर भी वहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स है। बताओ, वाह, बहुत बढ़िया। कुछ भी बना दो, हम लोग बिलीव कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, शायद आपसे ये मिस हो गया होगा, बट मैं मिस नहीं करने दूंगा। ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स, नाम क्या है? थियो जेम्स, अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। यूएनएससीआर ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। यूएनएससीआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, आएगा एग्जाम में। देखिए, मैं ऐसे लिख के देता हूँ। अब ये यूएनएचसीआर का इस्टेब्लिशमेंट 1950, हेडक्वार्टर का है जिनेवा। चीफ कौन है इसके? फिलिपो ग्रैंडी, याद रखिएगा। किसको बनाया गया है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स। ये एक ब्रिटिश एक्टर है। ओके। अब देखो, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में न्यूज है, जो कि इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आप, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में आपको पता है कि पांच ग्रुप होता है। आईबीआरडी होता है, आईएफसी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसने क्या किया? आईएफसी टू फाइनेंस $105 million टू 550 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर राजस्थान। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन चीजें देखो, आईएफसी ने कितना लोन दिया है? $105 million का। कितने कितने प्रोजेक्ट के लिए? 550 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान को। डेवलप बाय ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये 550 मेगावाट डेवलप कौन करेगा? ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंडियन कंपनी है। अब देखो इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट इज आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। एक्स्ट्रा इन्फो आप देखो, सिंस 2010 आईएफसी ने 2.79 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है इंडिया में फॉर रेन्यूएबल एनर्जी। आपको ये डेटा याद रखना है कि सिंस 2010 से इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी कॉर्पोरेशन ने $2.79 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है इंडिया में अभी तक। और उसमें भी रेन्यूएबल एनर्जी में। ओके। आइए देखो, मर्जर का क्वेश्चन है। अंबुजा सीमेंट एक्वायर्स पेना सीमेंट फॉर 10,000 करोड़ 422 करोड़। 100% का एक्विजिशन क्या है? आइए, पेना सीमेंट कहाँ की है? चेन्नई बेस्ड कंपनी है। अंबुजा सीमेंट किसके अंदर वर्क करती है? वर्क्स अंडर अदानी ग्रुप। ओके।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो न्यूज जो पढ़ाऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेंटर मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कैबिनेट कर सकते हैं, एक्सटेंड DHIS बाय अ ईयर टिल जून 2025 टू डिजिटाइज पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड। अब DHIC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। लॉन्च इन जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, बट एक साल के लिए रखा था, बट उस सरकार ने इनको एक ईयर के लिए बढ़ा दिया, मीन 2025 के लिए कर दिया है, जून 2025। अब डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम का क्या मतलब है? दिस स्कीम एम्स टू बूस्ट एडॉप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर सर्विस एंड प्रमोट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। एज पार्ट ऑफ दिस स्कीम हॉस्पिटल्स रिसीव 20% 20 sorry as part of this scheme hospitals receive 20 rupee per patient for digitizing health record and licensing them with आभा IDs। अब इसका काम होगा, जो ये बढ़ाया है इसका काम ही होता है कि आपको ना अब ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। DHSI लॉन्च बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, ये हो गया। अब इससे भी वेरी बेनिफिट, क्योंकि सरकार ने 3 न्यू रूल्स लेकर आया था, क्रिमिनल रूल्स। अब उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉ शेड्यूल फ्रॉम 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। देखो नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य एक्ट, ये 3 नाम है, इसे याद रखना। आप देखो किसको ये रिप्लेस किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है भारतीय न्याय संहिता, देखो इधर तीर लगा हुआ है, रिप्लेस टू इंडियन पेनल कोड IPC 1860 को रिप्लेट किया है 1086 को मीन्स 1860 इंडियन पेनल कोड को ये रिप्लेस किया है। दूसरा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किसको एक्ट किया है? CRPC 1973 को। आप फुल फॉर्म देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, CRPC 1973 को। भारतीय साक्ष्य एक्ट किसको रिप्लेस कर रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ओके, ये 3 न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको ये चर्चा मिलेगा, ये RRB PO पूछेगा, क्योंकि ये सोशल इकोनॉमिक इशू में आता है, ये न्यूज डेफिनेटली पूछेगा। ये नेशनल अफेयर्स भी है, आप इसको सोशल इकोनॉमिक इशू भी कर सकते हो, डेफिनेटली आना है। अब एक अवार्ड है जो कि फर्स्ट इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है, फिल्म मेकर विनोद गनतारा ऑनर्ड विथ नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सबसे पहली बात है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? विनोद गनतारा कौन है? फिल्म मेकर है। ये कौन सी सरकार देती है? साउथ अफ्रीका देती है, ठीक है। एट 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। अब ये विनोद गनतारा क्या बने हैं? फर्स्ट इंडियन है जिसको ये अवार्ड मिला है, इसीलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। नॉर्मल है, PM मोदी इनॉग्रेट्स न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार इन राजगीर, टोटल कॉस्ट 1749 करोड़, ठीक है, ये हो गया। क्या क्या हुआ है इन कैंपस में? 2 एकेडमिक ब्लॉक्स है, 40 क्लासरूम्स है, टोटल सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1900 स्टूडेंट है। बट अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड इन 5th सेंचुरी, उससे भी ज़्यादा, डिक्लेयर्ड एट यूनाइटेड नेशन हेरिटेज साइट। कब इसको घोषित किया गया था? 2016 में। यही क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सारी डिटेल लिख देगा क्वेश्चंस में, और आपसे पूछेगा कि ये कब हुआ था। रीस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटी 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। न्यू कैंपस कंस्ट्रक्शन बिगेन 2017 में स्टार्ट हो चुका था, ये हो गया। इसलिए मैं बोला कि कब इसको यूनाइटेड नेशन हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था? 2016 में, मतलब 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, डोंट बी इग्नोर। अब देखो ये भी इंडेक्स है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, पब्लिश हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लोगनी, स्विट्जरलैंड। टोटल 120 कंट्रीज पे हुआ है। इंडिया का रैंक कितना है? 163 है। प्रीवियस ईयर कितना था? 67 था। 4th रैंक का बेनिफिट हुआ है। ये भी पूछ लेता है कि कितना रैंक का बेनिफिट हुआ है कभी कभी। फर्स्ट पे कौन है? स्वीडन, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड, फिफ्थ पे फ्रांस, लास्ट 120 पे कोंगो, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री है कोंगो। अब इंडिया नाइबरिंग कंट्री में सबसे बढ़िया एशिया में कौन सा है? चाइना 17th रैंक, श्रीलंका 69th, अब हमसे ज़्यादा वाले हैं। नेपाल 100, बांग्लादेश 119, पाकिस्तान 113th, ये ठीक है, ये हो गया। और देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी के बारे में बात करेंगे। बट आप लोग से मेरे को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जून, जुलाई, अगस्त को फिर से रिवाइज कर लो अच्छे से, एक एक लाइन। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
Exchange launches Nifty India Tourism Index to track travel and tourism stocks from the Nifty 500 index. बेस ईयर क्या रखा है 1 अप्रैल 2005. बेस वैल्यू कितना रहेगा 1000 रहेगा. इंडेक्स ट्रैक्स अ मैक्सिमम ऑफ 30 कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 500 इंडेक्स. ठीक है, ये याद आपको रखना है बस, और कुछ नहीं करना है. अब ये भी देखो आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, आप लोग बता देना. गवर्नमेंट मोनिटाइजेज 1.56 लाख करोड़ इन 2013 23 14. मतलब फिनेंशियल प्रीवियस फिनेंशियल ईयर की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने इतना मोनिटाइज किया था अंडर नेशनल मोनिटाइज पाइपलाइन एनएमपी में. तो यही क्वेश्चन पूछा था कि फिनेंशियल ईयर 2023 और 24 में गवर्नमेंट ने नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर कितना पैसा मोनिटाइज किया था 1.56 लाख करोड़. बट सरकार का टारगेट कितना था, टारगेट था 1.8 लाख करोड़. अब देखो आगे, द एनएमपी एम्स टू मोनेटाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रॉनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ब्रॉनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ध्यान मत दो, ये होता है न्यू कंपनी, या आप कह सकते हो कि पहले से कोई कंपनी है उसके साथ टाई अप करके वहां पे या उसको हटा के दूसरी कंपनी स्टैब्लिश करना, उस टाइप होता है. उस पर डिटेल में मत जाओ, बस याद रखो ब्रॉनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट विथ एन एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ 6 लाख करोड़ ओवर अ 4 ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 2025 तक. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. कितना का टारगेट है कि 4 ईयर में 6 लाख का, बट गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल 2023-24 में कितना किया है 1.56 लाख करोड़ नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन के. ठीक है, ये हो गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा. कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना इम्प्लीमेंटेशन. याद रखना, एक और अवार्ड आएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक से यदि उसका ये अटल पेंशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है, वो मैं बताऊंगा, बैंक ऑफ इंडिया को मिला हुआ है, बट ये आप याद रखना, तब डिफरेंस बताऊंगा जब वो आएगा क्वेश्चन. कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है, अवार्डेड बाय पीएफआरडी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. स्पॉन्सर बैंक कौन है, कर्नाटका बैंक के कैनरा बैंक. इसके चेयरमैन कौन है, श्रीकांत एम भांदीवाड़. ठीक है, याद हो गया होगा आपको. अब चलो पीएफआरडी के बारे में, एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. पीएफआरडी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी टारगेट्स 15 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025. अब ये एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, ये पब्लिक का पैसा होता है, ये पैसा एनपीएस से आएगा. ठीक है, ओके. करेंटली एज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट द एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ पीएफआरडीए 12.3 लाख करोड़ है. मतलब अब तो कम ही बचा हुआ है. इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर financial year 2024 to 25, PFRDA plans to onboard 11 lakh new subscribers from the private sector under NPS. ओके, ये आपको समझ, ये डेटा याद रखना है मेरे दोस्तों. जो इम्पोर्टेंट होगा उसी से बात करेंगे. पढ़ना है आपको, सारा चीज़ आप देख लेना मेरे दोस्त. अब देखो, अभी आपका 18th लोकसभा फिनिश हुआ, तो लोकसभा स्पीकर कौन बने हैं, ओम बिरला जी बने हैं. कहाँ से है ये, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से, कोटा से है. 17th लोकसभा का भी यही थे. डिफीटेड टू के सुरेश को डिफीट करके हराया था. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोई एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में, पता नहीं, आई डोंट नो कौन सा एग्जाम है. अश्वनी वैष्णव रिव्यू द एडवांस वर्जन ऑफ इंडियन रेलवे कवच. तो एडवांस वर्जन होगा तो कवच 4.0 होगा. अब इसका दूसरा नाम भी है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम. कवच 3.2 इज करेंटली ऑपरेशनल ऑन हाई डेंसिटी. अभी कौन सा चल रहा है, कवच 3.2. ठीक है, बट सरकार बोल रही है कि कुछ दिनों में कवच 4.0 आ जाएगा, जिसका दूसरा नाम भी है कवच का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम. एटीपी स्टार्टेड 2016. ठीक है, ये याद रखिएगा. कवच कंप्लीटेड इन 2022. ट्रेन क्लोजिंग अवॉइडेंस सिस्टम बोलते हैं इसको, कि दो ट्रेन आपस में जब सामने से आए तो अपने आप रुक जाए, तो वही है कि ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये. ठीक है, चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त. देखो मैं इस पेज पे 2 न्यूज़ बताऊंगा जो कि हमें लगता है कि आएगा. श्रीनगर नेम्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ये नाम किया गया है. अब देखो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुवैत है. 2021 टू 2024. ठीक है, बना गया है, मतलब ये कुवैत, मतलब हर बार चेंज होते रहता है. अब देखो श्रीनगर 4th नंबर का बनेगा. ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंडिया से. इससे पहले 3 इंडियन साइट को मिल चुका है, मामल्लापुरम तमिलनाडु, जयपुर, मैसूर. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी 4th सिटी बनेगा श्रीनगर, याद रखिएगा. इससे पहले 3 को मिल चुका है, मामल्लापुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटका.
ठीक है। नीचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोझिकोड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। मेरे दोस्त, लिटरेचर फर्स्ट यूनेस्को इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसको मिला है? कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ है? केरला। लोगो इन्वॉल्व बाय पीए मोहम्मद रियाज, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ केरला है। 23 जून को क्या मनाया जाता है? सिटी ऑफ लिटरेचर मनाया जाता है, डे ऑफ कोझिकोड अक्रॉस केरला। ये 100% आ रहा है भाई ऊपर बिल। मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन सब आएंगे, इसलिए मैं रिपीट बोल रहा हूँ। हो सकता है मे भी आप ध्यान नहीं दिए हो, कहीं से भी कर रहे हो, मेरा काम है आपको करने की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया आरबीआई ग्रेड बी में। यूपी टू सेटअप वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर इन महाराजगंज यूपी, क्रिटिकली इंडेंजर इन IUCN रेड लिस्ट सिंस 2000। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, मैंने अभी देखा रिसेंटली एग्जाम में क्या पूछ रहा है। ये आपको दे दिया जाएगा, बट उससे पूछेगा कि इनको कौन सा लिस्ट में शामिल किया गया? IUCN के, तो रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। कब से? 2007 से। क्वेश्चन देख रहे हो कैसे पूछ रहा है, आपको इतना डीप में जाना है। यूपी टू सेटअप वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर, पूछेगा कि एशियन किंग वल्चर को कौन सा IUCN के कौन सा लिस्ट में शामिल किया गया। देखो ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, बहुत सारे लिस्ट होता है, तो आपको बोलना है उस आंसर में कि रेड लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद कि कब से किया गया? सिंस 2007 से। ठीक है। और फिर तो कंजर्वेशन सेंटर आपको पता है कि महाराजगंज यूपी में बन रहा है। ओके। अब देखो ये है ICICI बैंक बिकम्स द 6th इंडियन कंपनी टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 बिलियन, सेकेंड प्राइवेट बैंक आफ्टर HDFC बैंक। इट इज ऑल्सो 5th लार्जेस्ट एंटिटी बाय मार्केट वैल्यू। मतलब अगर बैंक के केस में देखा जाए तो सेकेंड बैंक बना है, बट अगर नॉर्मल कंपनी के बारे में देखा जाए तो 5th एंटिटी बना है इंडिया से। अदर 5 कंपनीज टू रीच $100 बिलियन, ये याद कर लेना। देखो लिखा हुआ है ना, रिलायंस इंडस्ट्री, सेकेंड पे TCS, HDFC, भारतीय एयरटेल, 5वां इन्फोसिस और 6th है ICICI बैंक। ओके। इधर कुछ नहीं है। अब ये देखो डकवर्थ लुईस सिस्टम, जो DLS सिस्टम लेकर आया था क्रिकेट में, फ्रैंक डकवर्थ पासेड अवे, को इन्वेंटर ऑफ DLS मेथड। जो क्रिकेट में होता है DLS मेथड, अंपायर लेता है, जो खिलाड़ी से ना DLS कहता कि करो। इन्वेंटेड बाय टोनी लुईस एंड फ्रैंक। DLS मेथड फर्स्ट यूज इन अ मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे इन 1997, एडॉप्टेड बाय ICICI 1999 में। ठीक है। अब ये देखो OBC रिजर्वेशन के बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरी फ्रॉम 15% टू 27%। पहले 15% था, अब हरियाणा गवर्नमेंट 27 देगा फॉर द ग्रुप A एंड ग्रुप B पोस्ट के लिए। ये भी याद रखना किस पोस्ट के लिए? फॉर द ग्रुप A ग्रुप B के लिए। ही ऑल्सो सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ OBC चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप रेंजिंग फ्रॉम 12,000 रुपी टू 20,000 रुपी। ओके। क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था RBI ग्रेड बी में? अब पूछा क्या गया था, मैं पहले पढ़ देता हूँ। मार्क रूटे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। ठीक है। 14th नंबर का सेक्रेटरी जनरल बना 4 ईयर्स के लिए। कहाँ के ये थे? PM ऑफ नीदरलैंड्स थे। यही पूछा था कि ये कहाँ से थे? नीदरलैंड से थे। ठीक है। क्वेश्चन रिप्लेस किसको करेगा मार्क रूटे? किसको? रिप्लेस टू जेंस स्टोल्टनबर्ग, फॉर्मर PM ऑफ नॉर्वे। कौन थे? रिप्लेस किसको किए थे? जेंस स्टोल्टनबर्ग, फॉर्मर PM ऑफ नॉर्वे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो कौन थे? हेस्टिंग इसमें UK के। अबाउट नाटो के बारे में, स्टैब्लिश 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, मेंबर्स 32 कंट्रीज हैं। ओके, याद रखिएगा। अब देखो पंजाब एंड सिंध बैंक प्लस इंडियन आर्मी के बीच एक टाइप हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है टू ऑफर अ डिफेंस सैलरी पैकेज विद अ होस्ट ऑफ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग फ्री इंश्योरेंस कवर। ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ एंड डिजेबिलिटी के लिए अप टू 1 करोड़ है। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए अप टू 1.2 करोड़ है। नेम अकाउंट गौरव बचत। ऋतिक नेम अकाउंट गौरव बचत SBS सैलरी अकाउंट है। गौरव बचत SB सैलरी अकाउंट है। इट हैज इंट्रोड्यूस द पिंक डेबिट कार्ड पावर द रुपए फॉर वोमेन ड्यूरिंग इट्स 170 फाउंडेशन डे ऑफ 170 फाउंडेशन डे किसका था? पंजाब एंड सिंध बैंक का। ठीक है। इट ऑल्सो
sign an MOU with Maruti Suzuki India for vehicle launch. It also agreement with IIM अमृतसर to promote academic research and industry interaction. तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बड़ी न्यूज़ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक देखो, ये छोटा आइटम है बट बड़ा पटाखा कर सकते हो इसको कि ये फूट जाएगा बा। फ्लिपकार्ट लॉन्चेज न्यू यूपीआई ऐप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विस। क्या नाम है इस ऐप का? सुपर डॉट मनी ऐप। आपको याद रखना पड़ेगा, सुपर डॉट मनी ऐप। द ऐप इज नाउ अवेलेबल इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक। अब ये ऐप जो लॉन्च हुआ है किसके पार्टनरशिप से? एक्सिस बैंक लिमिटेड, एंड इट ऑफर क्रेडिट थ्रू उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस। क्रेडिट कहाँ से दिखेगा? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू रिसीव एक्सटेंडेड मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर लीव फॉर सरोगेसी। अब देखो, इन अ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू द सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972, commissioning mothers opting for surrogacy will now be entitled to 180 days of maternity leave। अब नया जो रूल आया कि 180 डेज का आपको मैटरनिटी लीव मिलेगा। ये रूल 2 चाइल्ड से कम हो तब लागू होगा, 2 से ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। इसी केस में फादर को आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड 6 मंथ के अंदर फादर को 15 डेज का छुट्टी मिलेगा, ये भी याद रखना। अभी देखो, ये छोटा छोटा न्यूज है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुंधति राय ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024। सिंपल याद रखना कि पेन प्रिंटर प्राइज 24 किसको मिला? अरुंधति राय को, गिवन एट लंदन यूके अक्टूबर। बुकर प्राइज विनिंग ऑथर है इसका, इससे पहले इसको बुकर प्राइज विनिंग ऑथर मिल चुका है। और 2023 का विनर कौन था पेन प्रिंटर? माइकल रोसेन, यूके का। अब ये भी न्यूज देखो, जयपुर मिलिट्री स्टेशन सेकेंड मिलिट्री स्टेशन टू हैव प्लास्टिक वेस्ट रोड। ठीक है, फर्स्ट मिलिट्री स्टेशन टू हैव बिल्ड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रोड, नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी असम 2019 में। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? वासुदेवन को। पद्मश्री किस कब मिला इसको? 2018 में। पूरा न्यूज़ देख लो मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साउथ इंडियाज फर्स्ट लियोपार्ड सफारी लॉन्च एट बनेरघट्टा नेशनल पार्क इन कर्नाटका। 8 लियोपार्ड्स है, कोस्ट 4.5 करोड़। ओके, जो मैं बोल रहा था कि ये अपडेट आप लोग बोल रहे थे ना कि नहीं चेंज हो गया है, आप गलत दे दियो, तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट प्रेसिडेंट टू यूरोपियन काउंसिल, देखो नेक्स्ट प्रेसिडेंट अभी बना नहीं था इसलिए वहाँ पे वो चीज़ था। एंटोनियो कोस्टा फॉर 2.5 ईयर्स के लिए, फॉर्मर पीएम ऑफ पोर्टुगल, ये याद रखिएगा। एंटोनियो कोस्टा नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, जो मैंने चार्ल्स मैकल आपको बताया था बेल्जियम से, इसको रिप्लेस कर दिया ये एंटोनियो कोस्टा। कहाँ से? फॉर्मर पीएम ऑफ पोर्तुगल। 32 कंट्री का ग्रुप है ये यूरोपियन काउंसिल। निकनेम क्या है इसका एंटोनियो कोस्टा का? गांधी ऑफ लिस्बन। और 2017 में इसको प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया है भाई, ये याद रखना। इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैंने आप जब भी मैं गलत हूँ तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिसेंटली में। आरबीआई अनाउंसेस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 टू 2027। सार्क में कितने मेंबर होते हैं? 8 कंट्रीज का ग्रुप है इंक्लूडिंग इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। स्वैप मतलब होता है एक्सचेंज। सार्क का सेक्रेटरी जनरल है गोलम सारवार। देखो इसको जब बनाएगा, ये जो बना है ग्रुप, इसमें कितना कॉर्पस है? द टोटल कॉर्पस ऑफ इंडियन रुपी। अब इंडियन रुपी में टोटल कॉर्पस कितना है? 25,000 करोड़ रुपए। आ सेपरेट यूरो डॉलर इंडो कॉर्पस के लिए कितना है? $2 बिलियन। आ सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी कम इनटू 15 नवंबर 2012, 15 नवंबर 2012 में आया है। ठीक है, ये याद रखिए। इंडिया कंट्रीब्यूट्स $1.169 मिलियन टू कंटिन्यू प्रमोशन ऑफ हिंदी एट यूनाइटेड नेशन। सरकार इंडिया ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया? 1.169 मिलियन। किस चीज़ के लिए? यूनाइटेड नेशन में प्रमोशन ऑफ हिंदी। क्या नाम था उस टैगलाइन? हिंदी @UN। लॉन्चिंग 2018 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, अब देखो ये इस पे 2 क्वेश्चन है, बढ़िया है। टर्की ट्रैम्प्स एट FATF ग्रे लिस्ट स्टेटस रिवोक्ड, मतलब इसको बाहर कर दिया है ग्रे लिस्ट से। ठीक है, FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 2021 में इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, टर्की को। FATF प्लेनरी मीटिंग सिंगापुर में हुआ था, मतलब हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में ही है। टर्की से पहले कौन कौन सा कंट्री ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है? केमैन आइलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा।
डॉक्टर उषा ठाकुर अवार्डेड 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। गिवन एट का हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल। इवेंट एट त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इन काठमांडू एक्सटेंड 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 फिजी में हुआ था। 11th विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला? डॉक्टर जोरम आनिया ताना को, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया और जून भी ख़त्म हो गया, ठीक है। जुलाई अगस्त कर लेंगे, बट मेरा एक बात मानो, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मेरा मानना है कि जून जुलाई अगस्त आप लोग एक आज से लेके ये 4 दिन 5 दिन जो बचा हुआ है पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो मेरे दोस्त। और जो भी दिक्कत होता है आप मेरे से शेयर करो, मैं आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मैं कमेंट में क्या करूँगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। अब वीडियो पूरा तक देखा करो, पूरी चीज़ देखा करो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो और लास्ट में न्यूज़ रहता है और आप जाके फिर कमेंट कर देते हो यूट्यूब पे, या भाई वो अपडेट दे दो। भाई पहले देख तो लो, इसमें सारी अपडेट रहता है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है, पसंद आता है, तो आप अपने फ्रेंड के भी साथ शेयर करो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।